हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय वेच में केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर 1 के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम वी विल बी फिनिशिंग बाय थर्सडे। 2 लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं इसमें PYQ पहले से ही 2022 के डिस्कशन 2023 की सीरीज आने वाली है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। थोड़ी सी प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है यार, क्वेश्चन सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, अलग अलग उन्हें तमीज़ से लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तो डिस्कशन शुरू हो पाएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और अकेले हूँ तो बहुत देर लगती है यार करने में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बेयर करो थोड़ा सा। और वीडियो तुम लोगों ने देख लिया होगा 90 डे प्लानर, आई होप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से PYQ लगाना शुरू कर दिए होंगे। ये पहला हफ्ता गुजर रहा है, कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा लिए, कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इस बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को देते रहिए, अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है सुन के। और हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। तो हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? dextercamp.in पे अध्याय बैच पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे चैप्टर नाम पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की शीट है वो अपलोडेड है अब, ठीक है। थर्मोडाइन्स की अपलोडेड है, तो अभी तक हम लोग अपलोडेड हैं। और हम लोग अल्कोहल को अपलोड करने जा रहे हैं, वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा काम ज़्यादा ही है, तुम समझ ही रहे हो ना। तो इससे ज़्यादा तो मैं डेली वीडियो ला रहा हूँ लगभग, तो अब इससे ज़्यादा करना मुश्किल ही हो जाता है फिर, है ना। चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो हैंग डाल लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, हैंग डाल लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें इक्विलिब्रियम को समझना पड़ेगा। किसे समझना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम को समझना पड़ेगा। केमिकल की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम शब्द की। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो का मतलब है ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अब अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, फिजिकल मतलब फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम कितने तरह का हो सकता है? इक्विलिब्रियम देखो 3 तरह का हो सकता है फिजिक्स में। तो पहले लिखते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, साइन डाल लेते हैं, एक एक बात लिखते हुए चलते हैं। इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स। इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स की अगर हम बात करें, या फिजिक्स का मतलब है फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम 3 तरह का हो सकता है। पहला इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से, मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे लौट के वापस आ जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दें, वो अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल पेंडुलम। हम क्या ले सकते हैं? सिंपल पेंडुलम ले सकते हैं कि मान लेते हैं ये पेंडुलम था और हमने इसे यहाँ पे स्ट्रेच करके यहाँ पे पुश कर दिया, तो ये लौट के क्या करेगा? अपना जिगजैग मोशन करेगा, ऐसे जंप करता वो धीरे धीरे आके अपनी मीन पोजीशन पे होल्ड कर लेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। या फिर हम क्या करें कि एक बाउल ले लें, ठीक, एक बाउल ले लें और इसमें क्या रख दें? इसमें एक बॉल को रख दें। बाउल में क्या रख दें? एक बाउल, बाउल में एक बॉल रख दें, ठीक। जो बॉल रखी है, अगर हमने उसे इस तरह से डिस्प्लेस किया कि वो इसके टिप तक ही गई, इससे ज़्यादा बाहर नहीं गई, तो क्या करेगी? वो भी धीरे से वापस आएगी और धीरे धीरे ऐसे चम करके अपने मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। जब ये मीन पोजीशन पे था अपने, तो अगर तुम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो वो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो था, और डिस्टर्ब करने के बाद भी थोड़ी देर बाद फिर से क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वो मीन पोजीशन पे आके अपने रुक जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। नंबर 2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम क्या कहेंगे कि इसी बाउल को अगर हम पलट के रख लें, इसी बाउल को अगर हम पलट के रख लें, ठीक, और इस पर हम एक बॉल टिका दें यहाँ पे,
इसी बॉल को हमने पलट के रख लिया और इस पर बॉल टिका दी एक। इस बॉल पे अभी नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस कर रहे होंगे अपने आप को, तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन जब तुम इसे पुश करोगे यहाँ से तो ये आगे चली जाएगी और कभी भी लौट के नहीं आएगी। तो एक ऐसा एग्जांपल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। ये तो सरल सरल बात मैं करता हूँ, हमेशा सरल ही बात करता हूँ, कठिन बातें तो जेई भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और एक यार टाइम टेबल वाला वीडियो अगर चाहिए तो एक बार कमेंट कर दो, टाइम टेबल वाला वीडियो से डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, तो उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नंबर 3 इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई सरफेस है, ठीक है, उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उस पर नेट फोर्स अभी 0 है। तो वो जब भी चल रहा है तो उसे वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर हमेशा नेट फोर्स कैसे आएंगे, 0 आएंगे। वो थोड़ा आगे जाएगा तब भी ये नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे को। mg का मतलब मैग्नीशियम मत समझ लेना यार, मतलब कुछ भी समझ सकते हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है तो इसे mg लिख देते हैं, मिलीग्राम नहीं ये, ठीक है, ये वेट है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या कर रहे हैं, बैलेंस करना एक दूसरे को, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा हमने चौथा इक्विलिब्रियम पढ़ा था जो केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन हम फिजिक्स में भी कह सकते हैं, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम इज लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम इज व्हाट, zeroth law of thermodynamics। zeroth law of thermodynamics क्या कहता है कि if A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C will also be in thermal equilibrium। तो ये क्या है, all are in thermal equilibrium, all are in thermal equilibrium, सारे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम फिजिक्स में, समझ में आ गई बात कैसा होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल और थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं केमिकल की, यानी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा समझ में आया कि नेट फोर्स जब 0 होगा तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। बच्चों वाली बात है लेकिन हमें करनी तो पड़ेगी यार, तो यहीं डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में पहला लिखते हैं, फिजिकल स्टेट के हिसाब से दो तरह से इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शंस हो सकती हैं, या तो होमोजीनियस होगी या फिर हेट्रोजीनियस होगी, या तो होमोजीनियस होगी या फिर हेट्रोजीनियस होगी, यही दो ही तरीके हो सकते हैं और तो तीसरा कोई तरीका होते ही नहीं है। तो दो तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से, होमोजीनियस रिएक्शंस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। तो होमोजेनियस रिएक्शंस कौन से होती है, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम होती है। देखो ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि पास आउट वालों को भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में परेशानी आती हो, केमिकल में नहीं तो आयनिक में तो आती होगी, और आयनिक थोड़ा सा मैं लंबा करके पढ़ाऊंगा। आयनिक लगभग तो मैं मान लो कि 5 क्लास चलेगा आयनिक, तो इट विल टेक टाइम, है ना, 2 हफ्ते लग जाएंगे आयनिक करने में। तो होमोजेनियस रिएक्शन कौन सी है, होमोजेनियस रिएक्शंस कौन सी हैं, द रिएक्शंस 11th वालों को भाई ये पूरा पढ़ना है, सीबीएसई के सिलेबस में भी है। द रिएक्शंस इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन
सेम फेज आर इन सेम फेज। अगर वो सेम फेज में होते तो हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें तो क्या लिख लें, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस अमोनिया गैस। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। सारी गैस की फेज, सबकी फेज सेम है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं होमोजेनियस रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें फेज थ्रू आउट सेम रहती है दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस रिएक्शन। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी बात कर चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं और नंबर बी लिख लेते हैं इसमें, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। हेट्रोजीनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम नहीं होती है। ठीक, द रिएक्शंस in which all the reactants and products are not in same phase। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं होते हैं तो हम उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हम क्या करें, हीट कर लें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस में। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि इसमें सॉलिड और गैस दो तरह की फेजेस अवेलेबल हैं। तो ये हमारा कैसा है, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है। ठीक, अब ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ द सिस्टम की, हम रिएक्शन को कितने तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो अगला लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कैसे करेंगे, तो पहला देखते हैं, इसमें भी ए पार्ट लिख लेते हैं। अब डायरेक्शन कैसे हो सकती है, या तो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगी, केवल एक ही तरफ जा रही होगी, या फिर रिवर्सिबल होगी, दोनों तरफ आ रही होगी। तो दो तरह की हो सकती हैं, जो एक डायरेक्शन में चले और एक दोनों डायरेक्शन में चले। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पहली रिएक्शन को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो हम लोग बात थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत सारा कर चुके हैं। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं क्या, पहले लिख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं, दोज रिएक्शंस in which product can be converted into रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इनका एग्जांपल लिख लें कि H2 गैस प्लस थ्राइस, या H2 गैस प्लस I2 गैस, हर बार एक रिएक्शन नहीं लिखते हैं, प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI। तो रिवर्सिबल का एरो लिखा है कि मतलब जिसमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हमारी कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूसरी तरह की जो रिएक्शन होंगी वो होंगी इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शंस, इररिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होंगी, दोज रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ठीक, तो लिख लेते हैं दोज रिएक्शंस in which the product cannot be converted into reactant। ठीक,
रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक सॉलिड की रिएक्शन हम लोग करा दें डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक, तो क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस बन जाएगा, बोलो भाई बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये तो, और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये सबको पता है। और हाइड्रोजन कैसी गैस है, जो खुद जलती है दूसरों को नहीं जलाती। ये बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी है, जो मैं इनऑर्गेनिक के बारे में बीच बीच में बोलता रहता हूँ, ठीक। अब यहीं डाल लेते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहीं डाल लेते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग केमिकल समझ गए, इक्विलिब्रियम समझ गए, तो दोनों को मिला के क्या कर देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कर देते हैं, और लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक। तो लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, राइटिंग तो मेरी समझ में आती, कमेंट करके बताना भाई राइटिंग ठीक है मेरी। Equilibrium is the state at which the concentration of reactants and products does not change with टाइम, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन रुक गई है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स कांस्टेंट, दैट डजंट मीन कि रिएक्शन रुक गई है। रिएक्शन का रुकना नहीं है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं करा, मतलब रेट ऑफ जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, दैट इज rate of change of concentration with respect to time is equals to 0। तो हम रेट को क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हम R को लिख सकते हैं क्या, R को लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, या फिर इसी को लिख सकते हैं, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहें तो dC/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट की बात है, या तो हम R को डेल्टा C/डेल्टा T लिख दें, मतलब अगर हम बड़े रेंज में कॉन्सेंट्रेशन चेंज देख रहे हैं तो डेल्टा लिखेंगे, अगर छोटे रीजन में हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज देख रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, dC/dt लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो हमने मान लिया कि कोई रिएक्शन है, ए गैस से क्या बन रहा है, बी गैस बन रहा है, 1:1 की स्टोइचियोमेट्री, और इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो वैसे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पहला बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्राफ बनाते हैं। यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के कई सारे ग्राफ बनाने हैं हमें। तो हमने मान लिया कि जब ए से बी बन रहा है तो इनिशियली हमारे पास क्या था, ए था, हमारे पास क्या था इनिशियली, ए था। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा। अरे यार, और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, ठीक। जिस पॉइंट पे इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का रेट चेंज होना बंद हो गया, यानी कि टाइम के साथ कांस्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो चेंज नहीं हो रहा है, उस टाइम पे टी इक्वल टू टी पे हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है, टी इक्विलिब्रियम है। उस टाइम पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। और जो रेट था, अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट पे देखोगे तो इसका रेट यानी dC/dt ऐसा आएगा, इसका रेट ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा ए के लिए कर्व, और ये किसके लिए, बी के लिए है, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा होगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। फिर एक ऐसी स्टेट आएगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कतई नहीं है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन बराबर होने और कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना होने में अंतर है। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि टाइम के साथ वेरिएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बात समझने वाली है, ध्यान से समझ लो इस बात को, है ना। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं, एक और कर्व बना लेते हैं हम लोग यहीं पे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व हम ए वर्सेस बी के लिए बना रहे हैं, ए और बी के लिए। तो एक ऐसा हो सकता है कि क्या हो, ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जाए, अरे यार ये लाइन हमें सीधी खींचनी होती है, ठीक, और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़े और फिर जाके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो ये पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये कट करें, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट क्या होगा भाई बताओ, एट दिस पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी बराबर हुए, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। ये टाइम है टी इक्वल वाला, और यहाँ पे कहीं पे जाके टी इक्विलिब्रियम आया, ये टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम वाला टाइम है। तो जहाँ पे रेट कंसंट्रेशन, यानी लाइन जो है वो कंसंट्रेशन वाली एक्सिस जो है, वो लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, तो हम कहेंगे क्या कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक और ग्राफ बना लेते हैं भाई यहीं पे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हुआ, ठीक, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हुआ, बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ा, और जिस टाइम पे ये बराबर हुए उसी टाइम पे जस्ट इक्विलिब्रियम आ गया। जिस टाइम पे ये बराबर हुए उसी टाइम पे क्या हो गया, टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी बराबर भी हैं और वहीं पे इक्विलिब्रियम भी अटेन हो गया। बट दिस शुड नॉट और दिस मे नॉट बी द केस ऑलवेज। ठीक है, बात समझ में आनी ही चाहिए, कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास, है ना। तो इसमें ए और बी नहीं लिखे थे तो बी लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ए। ठीक, तो ये ग्राफ है किसके लिए, बी के लिए, और ये किसके लिए है, ए के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें, एक और ग्राफ बना लेता है। ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ रीड करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है ग्राफ की। और यार नवंबर के 15 तारीख से सीरीज वो आएगी जरूर, ये एकदम प्रॉमिस है। नवंबर 15 या दिसंबर फर्स्ट वीक से लाएंगे, रादर देन नवंबर से दिसंबर के फर्स्ट वीक से वो सीरीज आएगी, जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। 30 दिन 30 चैप्टर और लगभग 900 सवाल। ठीक है, तो उनसे तुम्हारे 1000 सवाल मैं लगवा दूंगा और तुम्हारा फ़ायदा होगा बहुत उससे। उसकी पहले शीट दूंगा, फिर डिस्कशन करूंगा, फिर ऐसे इस तरह से चलेगा। तो वो कर रहा हूँ प्रिपेयर उसे भी, है ना, तो उसके लिए तैयार रहना। अब क्या हुआ, इसमें ऐसा हो सकता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करे और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी टाइम के साथ डिक्रीज करे। ऐसा पॉसिबल है क्या, तुम बताओ भाई कमेंट करके, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक भी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हो, बी का भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करे, ऐसा हो सकता है क्या। अरे नहीं हो सकता यार, कैसे हो जाएगा, दोनों चीज़ें डिक्रीज कैसे करेंगे, घटेगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा ही, कोई सिंक में थोड़ी फेंक रहे हैं चीज़ों को, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे नहीं, जब पॉसिबिलिटी नहीं है ग्राफ बनने की तो इक्विलिब्रियम का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक, एक और ग्राफ बना लेते हैं, लास्ट ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया। मान लेते हैं ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, ऐसा, और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी टाइम के साथ बढ़ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है एक साथ, है ना। तो एक का घटेगा तो एक का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सिंपल बातें हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। देखो इसे मैं लिख के इसलिए नहीं लाया, अगर मैं लिख के लाता तो ये आधे घंटे में पूरा चैप्टर निपटा देता। बहुत सरल है, हद सरल चैप्टर है। ठीक, इससे सरल चैप्टर हो नहीं सकता कोई। और हम लोगों ने PYQ डिस्कस किए, तो गो थ्रू द PYQs फर्स्ट, है ना। पहले PYQ लाग देख लो 2022 के, तो लगा ही लो कम से कम। चलो अब बात करते हैं अगले
नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में नंबर 1 लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डजंट स्टॉप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, दैट मींस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे चल रही है कि जितना रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है, तो लेना देना सब बराबर हो गया। तो क्या हो गया, तो उस टाइम पे हम कहेंगे क्या कि रिएक्शन कैसी पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। तो इस बात को लिख देते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल जब तक कमेंट करके बताओ, मैं लिख दूं स्टेटमेंट फिर बताता हूँ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम तुमने डेली लाइफ में कहाँ देखा होगा, बताना जरा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा ही लिख देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। Chemical equilibrium is dynamic in nature. That means, इसका मतलब क्या हुआ, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट चेंजिंग। इसका एग्जाम्पल सोच पाए कभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई पानी की टंकी है, उसका टैप तुमने नीचे से खोल दिया और ऊपर से इनलेट और आउटलेट का अगर रेट सेम हो जाए तो वाटर लेवल कभी भी चेंज नहीं होगा, लगातार पानी बहता भी रहेगा और भरता भी रहेगा सेम रेट से, इसलिए वाटर लेवल कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि तुमने डे टू डे लाइफ में मान लो कोई एस्केलेटर्स हैं जो नीचे आ रही हैं, ठीक, एस्केलेटर है, मॉल में गए और नीचे आ रही हैं, तो और तुम ऊपर चढ़ रहे हो, तुम ऊपर इस रेट से चढ़ा रहे हो जिस रेट से एस्केलेटर नीचे आ रही है, एस्केलेटर नीचे आ रही है तो ऊपर जा रहे हो और तुम्हारा रेट सेम है, ठीक। अगर रेट सेम है एस्केलेटर के नीचे आने और तुम्हारे ऊपर जाने का, तो तुम कभी ऊपर सीढ़ी चढ़ पाओगे, कभी नहीं चढ़ पाओगे। और ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को क्या लगेगा कि तुम स्टैटिक खड़े हो, तुम मेहनत भी नहीं कर रहे हो। तो वो कैसा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तुम चल भी रहे हो और कहीं पहुंच भी नहीं रहे। सेम गोज विद ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे तुम लगातार दौड़ते रहो, क्या कहीं पहुंच जाते। 5 किलोमीटर ट्रेडमिल में दौड़े तो ऐसा लगा कि साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली तक पहुंच गए, 20 किलोमीटर तुम दौड़ लिए ना, बिल्कुल नहीं, वहीं रहते हो लेकिन लगातार कन्वेयर बेल्ट पे चल रहे हो। तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम पे खड़े हुए आदमी को लगेगा तुम एक ही जगह पे खड़े हो, ठीक है ना। अगर वो तुम्हें ट्रेडमिल नहीं जानता तुम ट्रेडमिल पे खड़े हो, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम को हम कैसे अटेन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम can be achieved only in closed system। क्लोज सिस्टम में ही होगा, फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। हम स्टार्टिंग कहीं से भी कर दें, हमें इक्विलिब्रियम अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त कैसी है, शर्त ये है कि इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, क्लोज सिस्टम में ही डिफाइन होता है। इक्विलिब्रियम ओपन सिस्टम में अचीव नहीं कर सकते हम लोग, ठीक। नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, अब हमने मान लो कि रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट डाल दिया, तो वो क्या करेगा कि इक्विलिब्रियम की स्टेट को जल्दी अचीव करा देगा, रेट रिएक्शन का बढ़ा देगा, जिससे इक्विलिब्रियम का टाइम कम लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट एज सच नहीं पड़ेगा। तो लिखते हैं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम is not affected by the presence of catalyst. Only the state of equilibrium is achieved in less time or more time. या तो जल्दी आ जाएगा या देर में आएगा. क्यों? क्योंकि देर में इसलिए आएगा कि कभी कभी मॉडरेटर होते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, पॉइजनिंग कर देते हैं कैटलिस्ट, तो इसलिए रिएक्शन के रेट को स्लो भी कर देता है. दिस इज डन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज डन बाय decreasing the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ऐसा होता है. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? अगर हम ग्राफ बना लें, हम मतलब एनर्जी प्रोफाइल वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट कर लें, और हम मान लें कि ये रिएक्टेंट था और ये यहाँ से यहाँ इस तरह से प्रोडक्ट में आ रहा था. ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहा था, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, यहाँ से यहाँ तक की ई ए फॉरवर्ड थी, और यहाँ से यहाँ तक क्या थी? ई ए बैकवर्ड थी. जब हमने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट ने क्या किया? एक नया रास्ता चूज कर लिया. वो मान लो यहीं से उतर गया सीधे नीचे, वहीं पे बना. तो ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की भी कम हुई, इसे प्राइम लिख देते हैं, और बैकवर्ड की भी कम हुई. तो क्या होगा? रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट हो जाएगा. अब बैरियर कट ऑफ जैसे मेंस का है वो कम चला जाए तो क्या होगा? जल्दी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना. ठीक, अब बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे भी अचीव कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से, और क्लोज सिस्टम होना चाहिए और डायनेमिक है. और कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, फॉरवर्ड के भी और बैकवर्ड के भी, तो इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए. अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की. किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन के रिएक्ट करने का रेट जो होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ क्या है ना. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा ला लेते हैं, द रेट ऑफ any substance to react is directly proportional to the active mass of reactant. Is directly proportional to the active mass of reactant. ठीक, raised to the power its stoichiometric coefficient. Raised to the power its stoichiometric coefficient. ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है? द रेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. एंड द रेट ऑफ रिएक्शन क्या करें? अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एंड द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है,
multiplication of the rate of reaction is proportional to the product of multiplication of the active masses of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient। ठीक, मतलब अगर कोई रिएक्शन हम ऐसे ही लिख लें, ए प्लस बी या ए गैस प्लस बी गैस रिवर्सिबली गिव सी गैस प्लस डी गैस। ठीक, अब एक्टिव मास होता क्या है, ये तो एक बात ये भी समझनी है। एक्टिव मास होता है एक्टिविटी इनटू कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। क्या होता है? एक्टिविटी इनटू कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। तो एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिविटी को इन जनरल हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं कि वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सारा का सारा कैसा है? एक्टिव मास है। वो नॉन एक्टिव मास हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो सारा मास कैसा हो गया? एक्टिव मास हो गया। एक्टिव मास मतलब जो पूरा रिएक्ट कर जाए। ठीक, तो लिखते हैं रेट ऑफ ए टू रिएक्ट is proportional to active mass of A which is proportional to concentration of A। ठीक, तो एक्टिविटी होता है, एक्टिव मास होता क्या है? अगर हम एक्टिव मास को डिफाइन कर दें कि एक्टिव मास इज व्हाट, कितने लोगों को पता था? जरा कमेंट करके बताना कि एक्टिव मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। where lambda is called activity coefficient। ठीक, फॉर आवर सिलेबस, हम अपने सिलेबस की बात करें, अगर हमारे सिलेबस में जो 12th का सिलेबस है, जो कन्फाइंड है 12th तक में, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू हमेशा 1 आती है और लोग नोइंगली और अननोइंगली हमेशा एक्टिव मास को ही कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे चलोगे तुम्हें जान पाओगे कि हर मास एक्टिव मास नहीं होता है। एक्टिव मास यानी एक्टिविटी की यूनिट 1 नहीं होती। ठीक है ना? फॉर आवर सिलेबस वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये हम मान सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ ए टू रिएक्ट किसके बराबर आ गया? रेट ऑफ ए टू रिएक्ट किसके प्रोपोर्शनल आया? ए के। रेट ऑफ बी टू रिएक्ट किसके प्रोपोर्शनल आया? बी के। रेट ऑफ सी टू रिएक्ट किसके प्रोपोर्शनल आया? सी के कॉन्सेंट्रेशन। और रेट ऑफ डी टू रिएक्ट किसके प्रोपोर्शनल आया? डी के। ठीक, सिंपल बात है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज व्हाट? इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिख देंगे भाई मेरे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख देंगे सी इंटू डी। ठीक, तो हम इसे अगर हम लिख दें आर एफ तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल के एफ इंटू ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। और इसे हम लिख दें आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बता दो यार, समझ में आ रही बात? अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी आर एफ इज इक्वल टू आर बी होगा। तो हम इसे लिख देंगे के एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी सी इंटू डी। तो के एफ अपॉन के बी निकाल लेते हैं। तो के एफ अपॉन के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। ये दो कांस्टेंट है, इनका एक नया कांस्टेंट नाम रख देते हैं यहाँ पे के इक्विलिब्रियम। तो हम क्या लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक, किसके फॉर्म में लिखा है?
कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखा है तो हम इसे क्या लिख देंगे, के सी लिख देंगे, लिख देते हैं सिंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज written in terms of concentration, that's why it is written as Kc। तो इसे क्या लिख देंगे, Kc इज इक्वल्स टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, रटना नहीं है, बात को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिखते हैं। अब भाई अगर हम रिएक्शन इस टाइप की लिख लें, अगर हम रिएक्शन का प्रोटोटाइप चेंज कर लें और रिएक्शन लिख लें ए टाइम्स ए गैस प्लस बी टाइम्स बी गैस टू गिव सी टाइम्स सी गैस प्लस डी टाइम्स डी गैस, तो हम इसे क्या लिखते हैं, के सी, इसका क्या लिख पाएंगे, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे पावर में, तो बी की पावर बी, तो ये के सी की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, ये आसानी से लिखी जा सकती है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो हम उस टाइम पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, तो P इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन वी इंटू आर टी। तो अगर हम P को लिख दें तो हम लिख दें सी आर टी, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, P अपॉन आर टी, वेयर P इज पार्शियल प्रेशर, P इज पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो हम के सी को हम क्या लिख देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन आर टी की पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी की पावर बी। ठीक, अब देखना जरा, तो इसे लिखते हैं पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी, उल्टा लिख दिया, पी बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर कितनी लिख दें, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये लिख सकते हैं। तो ये केसी हो गया। अब इस पूरे टर्म को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इस टर्म को क्या लिख दें, के पी लिख दें। तो ये क्या हो गया, के पी इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। सब लोग साथ साथ चलना है बिल्कुल आसानी से, है ना। आयनिक भाई भैया बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे आयनिक, इसलिए तसल्ली से पढ़ना, है ना। हो सकता है एक क्लास ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात पूरी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल का सवाल अगर सही लग गए तो इनऑर्गेनिक का लोड कम हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो इसे लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में लिखते हुए आ रहे हैं वही है। ठीक, ये बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए और आ ही जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को आएगी ही नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं, थोड़ी छोटी रखिए इस क्लास को, पहले तुम डाइजेस्ट कर लो पूरा अच्छे से, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल कुछ प्रोटोटाइप सिस्टम्स करेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चन ला के देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तब फिर मज़ा आएगा करने में। तो अगली क्लास के लिए वेट करना पड़ेगा 2 दिन का, या हो सकता है वेडनेसडे को भी आ जाए, तो थोड़ा ट्यून रहना। और हम लोग PYQ सीरीज जल्दी शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग P ब्लॉक, अगला चैप्टर जो 2022 में है वो S ब्लॉक हाइड्रोजन है, फिर P ब्लॉक है, और वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि यार एक बार सिलेबस आ जाए, क्योंकि कुछ चैप्टर डिलीट होने वाले हैं ऐसा लग रहा है,
तो उनके लिए वेट कर लेते हैं, अगर वो डिलीट हो जाएंगे तो फिर उन्हें क्यों ही PYQ सॉल्व करेंगे उनके, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं, ऐसे नीट में तो डिलीट हो ही गए, उसमें भी हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं। तब तक भाई ध्यान रखो, लोगों को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और अपना ध्यान रखना, बहुत सारा पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।